हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, उसका गुण क्या क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, कैसे परावर्तन होता है। यदि आप लोग वो सभी देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे हम कहीं सूरज की रोशनी या किसी प्रकाश की स्रोत किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसका छाया बनते हैं, या पानी के किनारे से होकर गुजरते हैं तो पानी में प्रतिबिंब बनता है, या दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यदि पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। और दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनते हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम प्रकाश की 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब बनने के लिए ज़रूरी होती है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि प्रकाश की किरणें दर्पण में पड़ेगी तो वो परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। 2 किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। तो जिस बिंदु पर वह मिलेगी वो उस वस्तु को क्या बनाएगा, वहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में बनता है, वास्तव में बनता है, जो हमें दिखता है। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो रियल में बनता नहीं है, हम उसको इमेजिन करते हैं, मानते हैं और अपने मन से बनवाते हैं, जैसे मान के बनवाते हैं। जैसे मैथ में हम लोग कुछ मानते हैं ना, उसी तरह वह काल्पनिक रूप से बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का अब हम लोग परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत मतलब टार्च हो गया, सूरज हो गया, उसके बारे में पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि प्रकाश के स्रोत बहुत सारे होते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण पे पड़ेगा। जैसे प्रकाश की किरणें आए, दर्पण पे पड़ेगा तो वो परावर्तित होगा, मतलब वापस लौटेगी। परावर्तन के बाद वास्तव में जहाँ पर मिलेगी, जैसे प्रकाश की 2 किरणें लिए, परावर्तन के बाद यहाँ पे मिला, इधर से लिए, इधर से भी लिए तो यहाँ पे परावर्तन के बाद मिला, इधर से लिए तो ऐसे करके ऐसे मिला। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक बिंदु जहाँ पे वास्तव में मिलेगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब ना अवतल दर्पण में, जैसे हम लोगों ने अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लेके देखे हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर परावर्तन के बाद दर्पण पर जब पड़ेगी तो वो वापस लौटेगी। परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलता है। जैसे मान के चलो, ये मैंने एक समतल दर्पण लिया, जो प्लेन रहता है दर्पण उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। एक समतल दर्पण लिए और एक प्रकाश की किरणें ऐसे लाए तो वो परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस लौट गए, ऐसे लौट गए। ये आती हुई एरो का चिन्ह दिखा रहा है, आती हुई किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। तो मेरा एक एक किरणें से तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, दूसरा किरणें लेना पड़ेगा। फिर एक प्रकाश की किरणें लिए जो उसको लंबवत पार करे। यदि समतल दर्पण, ये टू द पॉइंट है, यदि समतल दर्पण पे हम यदि कोई प्रकाश की किरणें लंबवत डालते हैं तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, जैसे आता है वैसे ही परावर्तित हो जाती है। तो देखो, ना तो ये बिंदु कहीं मिल रहा है परावर्तन के बाद, ना ही ये प्रकाश की किरणें मिल रहा है, ना यह प्रकाश की किरणें कहीं मिलेगा किसी बिंदु पे, ना इस प्रकाश की किरणें कहीं किसी बिंदु स्रोत पे मिलेगी। लेकिन यदि इसी को हम इमेजिन करके धीरे धीरे पीछे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लाइन से दिखाया भी है, इसी को हम पीछे बढ़ाए थे, दोनों परावर्तित किरणें क्या हो गया, इस बिंदु पे मिल गया। तो वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं, मान के चले कि क्या पीछे में यहाँ पे क्या बन रहा है, मिल रहा है। यह प्रतिबिंब कौन सा हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम क्या बोलते हैं,
काल्पनिक प्रतिबिंब। और समतल दर्पण का एक प्रॉपर्टी होता है कि जितना डिस्टेंस पे वस्तु रखा रहेगा, जितना दूरी पे वस्तु रखा रहेगा, उतना ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। और वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसके आगे वही सब है। तो नेक्स्ट चलते हैं समतल दर्पण के बारे में। अब दर्पण के बारे में देखते हैं, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जिनका परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब क्या, जिसका प्लेन हो, एक सीध में हो। मान के चलो ये मैंने समतल, ये एक लकीर समतल, ये एक क्या है, एक बराबर लकीर है, मतलब समतल है, बराबर है। ये यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो उस पर हम क्या किए, एक आपतित किरण लिए, मतलब एक आती हुई किरणें लिए जो परावर्तन के बाद वापस लौट गए। फिर उसी पे लंबवत एक किरण डाले जो उसी माध्यम में लौटती है, और इसी को यदि पीछे बढ़ाएंगे काल्पनिक रूप से तो यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब इसमें हम क्या समझते हैं कि जिसका परावर्तक सतह, मतलब नीचे वाला भाग क्या किया है, डॉट डॉट लाइन से मतलब रंजित कर दिया उस भाग को। ये वाला ऊपर वाला भाग क्या है, प्लेन है, समतल है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी मतलब जिसका परावर्तक सतह, जिस पे प्रकाश की किरणें आएगी, इस पे पड़ेगी, जिस सतह पे, वो सतह क्या होनी चाहिए, समतल में होना चाहिए, मतलब प्लेन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और जब सीधा और प्लेन हो तो स्वाभाविक सी बात है, यदि प्लेन रहेगा तो जितनी भी किरणें आएगी सबको वह क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। इसलिए समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। और इससे पहले हम लोग बता भी दिए हम कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, इक्वल बनता है। जितना दूरी पे वस्तु रखा रहेगा उतना ही दूरी पे नीचे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के क्या होते हैं, हमेशा पीछे बनते हैं। प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनते हैं और वस्तु की अपेक्षा सीधा और काल्पनिक बनता है। यदि कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वह दर्पण के पीछे ही बनेगा और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा ही होगा। और समतल दर्पण हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या, मतलब गोलीय दर्पण हम किसी गोला का भाग लेता है। जैसे आप लोग मैथ में गोला के बारे में पढ़ते हैं, सर्किल पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं और बेलन के बारे में पढ़ते हैं, तो वही वही उस जो गोला वाला गेंद जैसे होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोला। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एक खोखले गोले का एक भाग हो। परावर्तक सतह जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ेगी और जहाँ से वापस लौटेगी, वह क्या होना चाहिए, मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, एक खोखले गोले का भाग होना चाहिए। मतलब उसमें भरा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब खाली गोला जैसे एक सर्किल जैसा होना चाहिए। और उसमें परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, एक खोखले गोले का भाग होना चाहिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं फिगर से। जैसे एक गोले लिए, एक गोला लिए, तो गोला में यदि हम अंदर वाले भाग को क्या किए, मतलब कलाई किए, रंजित किए, मतलब उसको क्या किए, और इसमें क्या किए, और एक साइड क्या किए, एक साइड में बाहर वाले भाग को हम कलाई या रंजित किए। इसमें देखिए, इसमें हम इधर वाले भाग को यदि हम क्या किए हैं, कवर मतलब प्लेन किए हैं, रंगाई की है, पोताई किए हैं, तो इधर वाले भाग से ये यदि इधर से प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तक सतह इस पे, इस वाले सतह पे पड़ेगा। इसमें देखिए परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। यदि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो वह दर्पण कौन सा कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यदि जिसका परावर्तक सतह, इसमें देखिए इधर वाला भाग को हम रंजित किए हैं, यदि प्रकाश की किरणें आएगी तो इससे परावर्तित होगी। प्रकाश की किरणें यदि इससे परावर्तित हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तो वह कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसमें देखिए, और कोई भी गोला रहेगा तो उसके बीच में क्या होगा, एक केंद्र होगा, जिसको हम इसमें क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। मैथ में हम लोग उसको सिंपली केंद्र बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है, ध्रुव जो गोले के मध्य वाले भाग से जो पास होता है लाइन, जिस बिंदु पर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और उसमें हम मैथ में सिंपली हम उसको त्रिज्या कहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और जो सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलग अलग इसको बारीकी से अलग अलग करके क्लियरली समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। सिंपली आप लोगों को फिगर में ही समझा दिए कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो वही क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अवतल दर्पण जिनका परावर्तक यदि प्रकाश की किरणें ऐसी आ रहे हैं तो इस पे पड़ेगी, इस दर्पण से होकर वापस लौटेगी, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और उसमें जैसे गोला बनाएगा, हम गोला का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसमें सेंटर किधर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, काहे कि गोला तो इधर की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा गोला, तो सेंटर और वक्ता त्रिज्या भी क्या बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। वो उसी तरह अवतल दर्पण में देखते, अवतल दर्पण में ऐसे गोला बनेगा तो फोकस और उसकी वक्ता केंद्र किधर बनेगा, इस अंदर की तरफ बनेगा। वो आगे क्लियरली हम समझ जाएंगे। और हम लोग अब थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ हो, वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ हो, और वह एक खोखले गोले का भाग हो, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ हो, तो वह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, वह क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या डिफरेंस आने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में देखते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वह दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण में क्या है, दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनता है, वो आगे हम फिगर से डिस्कस करेंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और यदि काल्पनिक बनेगा तो वह क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मतलब बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा, और वो हम आगे फिगर से दिखाए हैं कि कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा और कब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा या बराबर बनता है, बड़ा कभी नहीं बनता है, क्योंकि वह दर्पण के पीछे बनता है, तो या तो बराबर बनेगा या क्या बनेगा, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, छोटा या बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं दर्पण के उपयोग, मतलब मोस्टली इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फ्रेम होते ही हैं, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग देता है, अवतल दर्पण का ये तो सब कोई जानता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, जो नाई सब होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे दाढ़ी शेविंग करना होता है तो हम लोग क्या, कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। टार्च में भी आगे में शीशा, पहले, अभी तो टार्च का प्रचलन बहुत कम हो गया, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें बहुत सारे फीचर दे दिया गया, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों का प्रचलन कम हो गया। जैसे टार्च हो गया, पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता था, बहुत ज़्यादा हर एक घर में टार्च हुआ करते थे, अब वैसा नहीं है। क्या है कि मोबाइल में ही बहुत सारा फीचर दे दिया गया है, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, उसी से टार्च हो गया, कैमरा हो गया, उसी से काम चलाते हैं। तो यदि, और वैसे सब कोई देखा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, हाँ कुछ गर्ल्स होगा जो दिखाने के लिए बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, हो सकता है नहीं भी देखा, लेकिन मैक्सिमम सभी आदमी देखे ही होंगे। तो टार्च में आगे में एक शीशा का लगा रहता है, तो उसमें कौन सा शीशा लगा रहता है, अवतल दर्पण रहता है। वाहन के हेडलाइट, वाहन में दो प्रकार की शीशा लगा रहता है, एक साइड में लगा रहता है मिरर, जो पीछे का वाहन देखने के, गाड़ी को देखने के लिए रहता है, और एक रहता है हेडलाइट जिसमें रोशनी निकलती है। तो
हेडलाइट में जो यूज रहता है वो अवतल दर्पण रहता है, तथा सर्च लाइट में, ये दोनों में क्या रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। और उसके बाद डॉक्टर सब भी आँख, कान, नाक आदि सभी को देखने के लिए डॉक्टर भी यूज करते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो कान का देखेगा या दांत के देखेंगे तो छोटा सा दिखता है, तो उसी को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग यानी कि डॉक्टर क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं, उसका यूज क्या है। उत्तल दर्पण का मेनली यूज वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। मतलब पीछे वाला जो वस्तु, पीछे से कोई वस्तु आ रही हो या गाड़ी आ रही हो तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, यानी कि गाड़ी में क्या चीज़ लगा रहा था, कौन सा मिरर, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि वह बड़ा से बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को उसमें कैप्चर कर लेता है। और दूसरा उपयोग उसमें क्या है, स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसे प्रकाश की किरणें आएगी, कैसे परावर्तन होगी, कहाँ पे कटेगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वो सब के बारे में अब हम लोग नोट्स में देखते हैं। मेनली जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कवर हो गया। अब मेनली अब सवाल की तरफ चलते हैं। मैं जैसे इसमें भी बहुत सारे सवाल रहेगा और पूछा भी जाता है दर्पण से, और दर्पण फॉर्मूला से भी पूछा जाता है और प्रतिबिंब से भी पूछा जाता है। और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सब अब हम लोग देखते हैं। किसी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष मतलब क्या, जो लाइनें ध्रुव से पास होती है, मतलब क्या है, जो खोखले दर्पण का जो केंद्र रहता है, उसका जो मध्य बिंदु रहता है, उसी से उससे जो लाइन पास होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, किसी अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हो और परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। यह एक नियम है परावर्तन का, एक मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए एक नियम है कि मतलब यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर यदि कोई किरणें लिए तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। यदि कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लिए तो वो दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये अवतल दर्पण है। वही उत्तल दर्पण में भी होता है। जैसे ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर कोई किरणें लिए तो वो तो ऐसे ही परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि परावर्तक सतह इधर है। लेकिन फोकस तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किधर, अंदर की तरफ बनेगा, क्या है कि गोला तो ऐसे बनेगा, तो फोकस से कैसे पास होगा, फोकस तो इधर होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से ऐसे डॉट डॉट दे के मिलाते हैं, और वह कैसे पास होता है, मतलब परावर्तन के बाद फोकस से पास होती है। उसमें और एक टर्म यहाँ पे जोड़ा गया, वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा का मतलब क्या होता है, यदि कोई किरणें को हम, ये तो ये समझिए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें लिए तो फोकस से पास किया। अब वॉइस वर्सा का मतलब क्या है, यदि कोई किरणें फोकस से हम पास कराते हैं, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से पास कराते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। मतलब वॉइस वर्सा का मतलब अपोजिट होता है, मतलब हम ऐसे गए तो फिर वैसे ही वापस आ गए। तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए नोटेड पॉइंट है जो बहुत ही आपके लिए काम आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अब देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे रखने पे कहाँ बनता है। क्या कि हम आगे देखे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में ज़्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि उसमें एक छोटा बनता है, एक बराबर रहता है, 2 पॉइंट है बस, उसमें सिंपली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण में ये होता है कि पोजीशन, वस्तु का पोजीशन यदि चेंज करते जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी चेंज होते जाएगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बराबर बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखने पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यह क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और उठा हुआ भाग को हम क्या किए हैं, रजित किए हैं, कलाई किए हैं।
तो परावर्तक सतह धंसा हुआ तो मतलब क्या, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए हम अभी एक नोटेड पॉइंट देखे थे कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है, यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं तो वह कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव ये है, फोकस ये है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रखे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है वस्तु। तो मान के चलो हम ऐसे प्रकाश की किरणें लिए, वस्तु से होके, वस्तु से प्रकाश की किरणें आएगी ना, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब तक प्रकाश की किरणें नहीं आएगी तब तक क्या प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो किसी बिंदु, किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, मतलब ऐसे आ रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं, तो वह कैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो एक किरणें से तो प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है, क्या है कि हम लोग परिभाषा में देखे थे कि प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम 2 किरणें चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी हो, लेकिन मिनिमम कितना, 2 किरणें। एक किरणें तो देख लिए कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर लिए तो वो कैसे, फोकस से पास किया। और दूसरा किरणें को हम किससे पास कराते हैं, वक्रता केंद्र से पास कराते हैं। तो वक्रता केंद्र से हम किरणें को पास कराते हैं तो उसी बिंदु पर लौट आती है। समतल दर्पण में क्या था, यदि समतल दर्पण में हम यदि लंबवत कोई किरणें डालते हैं तो वो उसी लाइन पे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, यदि हम वक्रता केंद्र से कोई किरणें पास कराते हैं तो वह क्या होता है, उसी लाइन पे फिर उसी केंद्र से होके वापस भी आ जाती है, वक्रता त्रिज्या से होके वापस भी आ जाती है। तो एक लाइन तो परावर्तन के बाद इधर आ रहा है, एक लाइन इधर आ रहा है, तो ये कभी मिलने वाला है नहीं, इधर तो मिलने वाला है नहीं। इसी को हम पीछे करते हैं, थोड़ा इमेजिन करके पीछे करते हैं। ये थोड़ा आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सीधा यदि इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा तो एग्जैक्ट फिगर बन पाएगा, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की दूरी क्या होती है, दुगुना रिलेशन होता है, मतलब जितना दूरी पर फोकस होता है, फोकस से वक्रता त्रिज्या की दूरी भी उतना ही होता है। तो इसलिए एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो ऐसे पीछे बढ़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। तो देखिए पीछे में बना प्रतिबिंब, तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो पीछे बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि इसको काल्पनिक रूप से हम बढ़ाए हैं, क्योंकि एक्चुअल में रियल में तो वह पीछे आ रहा था, इधर आ रहा था, आगे इधर ही परावर्तित हो रहा था, ये भी किरण इधर ही परावर्तित हो रहा था, लेकिन उधर हमको 2 पॉइंट कहीं पे मिल नहीं रहा था, परावर्तन के बाद कहीं पे मिल नहीं रहा था कोई बिंदु पे, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसलिए हम इसको क्या किए, काल्पनिक रूप से पीछे लिए, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और क्योंकि इसमें बढ़ाना पड़ा तो आप देख ही सकते हैं, वैसे बना के भी देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा, उससे वस्तु से बड़ा बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और सेकंड देखते हैं कि वस्तु का इस कहाँ पे रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, इससे पहले हम फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे, अब हम वस्तु को कहाँ रखें, फोकस पे रखें। यदि हम फोकस पे रखें तो फिर वही करेंगे, एक किरणें को क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर लिए तो वो फोकस से होके पास हो गया। एक किरणें को क्या किए, वक्रता त्रिज्या से पास कराए तो वो उसी माध्यम में लौट गया। तो इसमें देख लेते हैं हम कि ये कहीं पे मिलने वाला है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, ये इधर मिलेगा इधर, लेकिन बहुत दूरी, मतलब क्या, अनंत पे, जिसे हम सिर्फ मान सकते हैं कि वो कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ये पीछे की तरफ नहीं मिल पाएगा, उसमें मिल गया था, उसमें आप बनाइएगा अगर क्लियरली स्केल से तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिल पाता। आप स्केल से अच्छा से बनाइएगा तो ये पीछे भी नहीं मिलता, ये का आगे जाके कहीं पे अनंत पे जाके मिलेगा, मतलब अनंत पे बहुत दूर, जिसको हम अनंत मतलब क्या, जो जो वैल्यू यानी काउंटेबल नहीं रहता है। तो मतलब जब हम वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। और वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पे
तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यदि फोकस पे हम कोई वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे जाके बनेगा। और अनंत पे बनेगा तो वो बहुत डिस्टेंस पे है, तो प्रतिबिंब स्वाभाविक सी है कि बहुत ही बड़ा बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग और आगे की तरफ। हाँ, एक पॉइंट और, प्रतिबिंब यदि इन्फिनाइट पे बन रहा है मतलब अनंत पे बन रहा है, तो आगे कहाँ है? मतलब अनंत किधर है? इधर है, आगे रहेगा। तो आगे दर्पण के आगे ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। पीछे बनता है तो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा हो, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो फिर वही बात करेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा। एक यहाँ पे हम क्या किए? वक्रता केंद्र पे वस्तु को, मतलब ये वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखें, तो एक लाइन, एक प्रकाश की किरणें कैसे लिए? मुख्य अक्ष के समांतर लिए, जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। उसी तरह एक पॉइंट को हम क्या किए? एक प्रकाश की किरणें को हम फोकस से पास कराए। तो वॉइस पर हम बताए थे कि यदि फोकस से प्रकाश की किरणें आती है, तो फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे कट किया, मतलब वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा, उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। और दर्पण और नीचे की तरफ बन रहा है तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और दर्पण के आगे की तरफ बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही। और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें वस्तु के बड़ा भी देख लिए, उसके बाद वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु के बड़ा भी देख लिए, और वस्तु से बराबर भी देखें, और वस्तु से बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब देख लिया। अब छोटा के बारे में देखते हैं, और अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखने पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब हम वस्तु को, चौथा पॉइंट है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र ये है और अनंत को डिनोट नहीं किया, अनंत कहीं पे होगा, मान के चलो कहीं पे है, तो इसके बीच में कहीं पे भी वस्तु को रख सकते हैं। हमने वस्तु को यहाँ पे रखे, तो फिर वही बात करेंगे। एक प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, जो फोकस से पास होगा परावर्तन के बाद। एक को क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या से पास करा के देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या से पास कराएंगे तो वो उसी पे क्या होगा? वापस लौट आएगी। बताए थे कि यदि वक्रता त्रिज्या से पास करा दे तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट आती है, उसी मतलब उसी लाइन पे लौट आती है। तो इसमें देखो प्रतिबिंब उल्टा तो बना है, लेकिन वस्तु से छोटा बन गया। वस्तु बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब क्या बन गया? छोटा बना। और अवतल दर्पण के सामने बना है, आगे की तरफ बना है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, हमने यहाँ पे वस्तु रखा, तो एक किरणें को क्या किए? मुख्य अक्ष के समांतर लिए, जो क्या हुआ? फोकस से पास करेगा। और दूसरा किरणें क्या हुआ? कहाँ से लिए? दूसरा किरणें को हम वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से पास कराए, जो उसी माध्यम में लौट आती थी। यहाँ पे पास किया। आप लोग यदि स्केल से बनाइएगा तो अच्छा फिगर बनेगा, अच्छा से कट भी करेगा। तो इसमें दिख रहा है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और दर्पण के आगे बन रहा है, तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। तो मतलब अनंत पे कहीं भी वस्तु है उसको हम दिखा नहीं सकते। अनंत पे है तो मतलब बहुत दूरी से आ रहा होगा। तो एक किरणें को क्या किए? एक किरणें को हम ऐसे लिए, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह कहाँ से क्रॉस करेगा? फोकस से। और एक किरणें समांतर नहीं लिया, ऐसे ही पास कराए, तो वो मतलब जितना इंसिडेंट आपतित किरण है उतना ही परावर्तित किरण से पास होगा। तो वह कहाँ पे? फोकस पे आके दोनों लाइनें क्या करती है? कट करती है। तो मतलब क्या, अनंत पे यदि हम वस्तु को रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। जब हम फोकस पे वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था?
अनंत पे बन रहा था। ये बस ये बातें याद रखने की, मतलब समझने की है। एक बार माइंड में सेट कर लिए बस हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें देख लिए कि इसमें वास्तु यानी कि वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनती है, किस नेचर का होता है, वास्तविक होता है। मतलब आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा ही, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, अनंत पे है तो बहुत बड़ा रहेगा वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि सभी पॉइंट देख लिए कि वस्तु बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बहुत बड़ा भी बनता है। तो अवतल दर्पण में कोई निश्चित नहीं है कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में निश्चित होता है कि वस्तु क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, वह हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। या तो वस्तु से बराबर होगा या वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं होगा। और तो अब आपका प्रकाश के परावर्तन चैप्टर समाप्त हो गया। उसमें 2 पॉइंट मतलब फोकस बराबर r/2 और दर्पण फॉर्मूला प्रूव करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। और जितना भी थ्योरी वाला था और सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना था, वो सब सारे चीज़ें हमने क्या किए, डिस्कस कर लिया। और इसको आप एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।